एलएपी के दो लोगों ने 25 फरवरी 1985 की सुबह पुलिस को एक कार एक्सीडेंट की खबर दी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस्माइल ने गाड़ी के मालिक का पता लगाया। गाड़ी अबू धाबी के एक इंश्योरेंस एजेंट जॉर्ज इब्राहिम के नाम रजिस्टर्ड थी। जॉर्ज इब्राहिम के दूर के साले सोलोमन को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जॉर्ज इब्राहिम मेरे कजिन मरियम का हस्बैंड कल रात ये मुझसे टैक्सी मांग कर ले गया। आपकी टैक्सी? पर ये टैक्सी तो जॉर्ज के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये टैक्सी उसी की थी, लेकिन इसने मुझे चलाने में दिया था। वो सो कायम। चेची को ये खबर कैसे बताऊंगा? आपको किसी पर कोई शक? साइन करो। मैं कह चुकी हूँ, मैं साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करोगी? साइन नहीं करोगी तो चेची तुम्हारे हस्बैंड की आखिरी इच्छा कैसे पूरी हो गया है चेची? मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे मालूम है अगर मैंने साइन किया तो तुम मुझे भी मार डालोगे। देवदास बताओ, उसने चिट्टा को कहाँ छुपा के रखा है? मैडम, सोलोमन सच कह रहा है। इब्राहिम सर मर गए। हो गया विश्वास? बस अब तो तुम्हारे हस्बैंड के ट्रस्टेड असिस्टेंट ने भी कह दिया। बस सिंगाचल, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख ही नहीं रहा है सर। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। लेकिन क्यों? कारण? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे शक को काफी कंफर्म करती है। जहां एक्सीडेंट हुआ, मेरा मतलब है मर्डर हुआ, रोड से मर्डर साइट तक गाड़ी के टायर मार्क बिल्कुल सीधे थे। लग ही नहीं रहा है कि एक्सीडेंट हुआ। पर सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी को आग कैसे लगी। और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि रबर के जो जले हुए टुकड़े वहां मिले हैं वो सर्जिकल ग्लव्स के हैं। ये जॉर्ज इब्राहिम की मौत से किस किस को फायदा हो सकता है? हम प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई जॉर्ज इब्राहिम को इस संसार से बुला लिया है। जॉर्ज इब्राहिम पिछले 13 सालों से गल्फ में एक इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहा था। अच्छा खासा कमा रहा था सर। यहाँ आलिपी में एक मकान बना रहा था सोलोमन की निगरानी में। पावर ऑफ अटर्नी भी उसी के नाम पर है। अच्छा, ये सोलोमन के बारे में क्या पता चला? जॉर्ज की वाइफ मरियम, उसका कजिन है वो। लेकिन मरियम की सोलोमन के साथ कुछ ठीक से नहीं पड़ती है। ये सोलोमन के बारे में और भी ज्यादा पता करो। यस सर। और मरियम? हाल ही में जॉर्ज ने 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की, जिस पॉलिसी के नॉमिनी मरियम है। ये मरियम के साथ जो खड़ा है वो कौन है? वो? हाँ, देवदास। अबू धाबी में जॉर्ज का असिस्टेंट था। जॉर्ज उस पर काफी ट्रस्ट करता था। परंतु बुराई से बचा। आमीन। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? आपको कैसे पता? आज के दिन आप यहाँ, मैंने सोचा कुछ आपकी मदद चाहिए जॉर्ज इब्राहिम के कातिल को पकड़ने के लिए। कातिल? सॉरी, इस वक्त मैं आपको परेशान कर रहा हूं। सिंगाचल, देवदास को थाने ले चलो। हाँ, तभी तो हम तुमको बोलते हैं कि हमारा हेल्प करो। अभी हमारा हस्बैंड 3 दिन से घर को नहीं आया। अभी तुम्हारा वाइफ कितना चिंता करेगा अगर तुम गुम हो जाएगा तो उसी तरह हम भी तो चिंता करते हैं। बोला ना, फोटो ले आओ। फोटो के बिना कुछ नहीं होगा। फोटो नहीं लाए।
चाहते क्या हैं आप लोग? वो आपने देवदास को क्यों पकड़ रखा है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे देवदास के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, सिंपल। इसके पहले मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। फोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर, फोन करो, फाइल निकालो। उसने हमको 5 बजे फोन किया और वो बोला हमको कि हम 100 बार सुन चुका हूँ, मुझे भी रट गया है। तो तुमको रट गया तो तुम उसको ढूंढता काहे नहीं है मैन? हम तुम्हें बताया कि उस दिन उसने पीला शर्ट और ग्रीन चेक वाला लुंगी पहना था। वो 8 फुट 10 इंच लंबा है और उसको मुच्छी भी है। और हम तुमको कहा फोटो, पहले फोटो। फोटो का क्या करेगा मैन? हेलो। कृष्ण नायर। सोलोमन। हाँ सोलोमन। अलेपी थाने में अब्राहम के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या करना है? कुछ भी करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने को कहा गया है। किसने? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए सोलोमन को थाने में बुलाया है। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं। बचने पे उसे हम उसने हमारे साथ मेरे चेटा को मारा है और अब उसके अनुसार हमारे इंश्योरेंस के पैसे पर है। मुझे भी मार डालेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इब्राहिम की मौत रात को 11 बजे हुई, एक्सीडेंट से ठीक 3 घंटे पहले। आपको पूरा विश्वास है? मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक ही होती है। उस रात 11 बजे देवदास कहाँ था? पता नहीं, शायद घर पर। झूठ बोल रहा है तो मैं उस रात घर पर था। उस रात तो घर पर नहीं था। अरे मैं घर पर था, कहीं और अब्राहम का खून कर रहा था। तू नहीं था तो कौन था? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम बता। ये देवदास को सर्जिकल ग्लव्स और ईथर कहां से मिला? ये तो सिर्फ अस्पतालों में मिलता है। उसका कोई डॉक्टर, कंपाउंडर या अस्पताल का कर्मचारी दोस्त है? काफी टेंस लग रहे हैं आप। नहीं तो। लीजिए। इब्राहिम की मौत जलने से नहीं, ईथर पीने से हुई। उसे मारा गया, उसके बाद गाड़ी में डाला गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। देवदास ने ऐसा क्यों किया? देवदास ने ऐसा किया? गॉड, उसने इब्राहिम को धोखा दिया। हाँ। एक बात और समझ में नहीं आ रही है। अगर देवदास ने इब्राहिम को जलाया तो आपके हाथ क्यों जल गए? सोलोमन ने मारा उसे। ये झूठ है, मैंने इब्राहिम को नहीं मारा है। बहुत सबूत हैं, मोटिव भी है। इब्राहिम की जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी भी तेरे नाम है। इब्राहिम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होगा। इब्राहिम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा खुद इब्राहिम को होगा। क्या मतलब? इब्राहिम जिंदा है। क्या? लेकिन लाश को तो तूने ही आइडेंटिफाई किया था। मैंने ये इब्राहिम के कहने पे किया था। वो लाश उस आदमी की थी जिसको इब्राहिम ने मारा। एक्सप्लेन योरसेल्फ। इब्राहिम अबू धाबी में जिस इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी को काफी घाटा हो गया था। उस कंपनी ने फैसला किया कि वो अपने कर्मचारियों की छटनी करेगा। उसमें इब्राहिम का भी नाम था और इब्राहिम को यह बात पता चल गई। मैं पता कर चुका हूं, इस लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम है। जरूर इसमें भी कुछ अच्छा होगा। चिट्टा, यहाँ अपने लोग हैं, वहां क्या था? सिर्फ पैसा। अब यहाँ हमारा नया घर बन रहा है।
घर? ये घर बनाने के लिए पैसा भी नहीं होगा। मैंने सारी जिंदगी अबू धाबी में इसलिए नहीं गवाई कि यहां आके नौकरी ढूंढता फिरूं। कंपनी के मालिक समझते मैं निकम्मा हूं। नो, they will pay for this. देवदास, इंश्योरेंस के कागज। मेरा नाम भी है लिस्ट में। कितनी बार पूछेगा देवदास, कितनी बार पूछेगा? हैं? सर, आपने मुझे नौकरी दिलाई थी, अब आप ही कुछ कीजिए साहब। मेरी इतनी बड़ी फैमिली, अगर नौकरी से निकाला गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा है, मरेगा तो तेरी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा जितना तू सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। यही तो फायदा है गल्फ में नौकरी करने का। सर्विस में मरो तो शेख लखपति बना देते हैं। मौत का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। मौत के खेल में भी मजा है देवदास, पैसा भी। कुल मिलाकर 30 लाख, फिर सारी जिंदगी आराम। किस हिसाब से 30 लाख रुपए होते हैं? हिसाब लगाना मेरा काम है, तेरा काम है मुझसे इंस्ट्रक्शन लेना सॉलोमन। लेकिन नौकरी में रहते हुए आप मरे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे नहीं, मरियम को। हाँ, वही बाकी के 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन आपने इंश्योरेंस तो अबू धाबी में करवाई है। तो क्या हुआ, कहां भी मरूं पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं मरियम। मेरी इंश्योरेंस 10 लाख की है। प्लान कामयाब हुआ तो तुझे 1 लाख सॉलोमन। 10 लाख? इतनी बड़ी इंश्योरेंस? लोग छोटी मोटी इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी मौत कब लिखी है। लेकिन मैं अपनी मौत की जगह और वक्त खुद तय करूंगा। सर, आप फिर मरने की बात कर रहे हैं? मर कौन रहा है देवदास? प्लान सिंपल है। हम इब्राहिम की शक्ल का एक आदमी पकड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। पुलिस और पब्लिक की नजर में वो इब्राहिम का एक सिंपल एक्सीडेंट होगा, बस। और जब यह साबित हो जाएगा कि वो लाश मेरी है तो इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर देना और ये चिट्ठी मिस्टर डिसूजा को अबू धाबी भेज देना। फिर मैं थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। तो मेरा क्या होगा चिट्ठा? ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं मांग रहा हूं। मैं किसी की जान लेकर, जब जॉर्ज इब्राहिम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इतने पैसे का? जॉर्ज इब्राहिम मरेगा लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। अ न्यू नेम, अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू लाइफ। बड़ा अजीब आदमी है। एक्सीडेंट के बाद तो वो जॉर्ज इब्राहिम बनकर जी नहीं सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा। जरा सोचो, अगर किसी आदमी को ये पता चल गया तो इब्राहिम को जेल या फांसी, या उस आदमी का जिंदगी भर के लिए गुलाम। क्या कहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इब्राहिम सर को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हें परख रहा था। वैसे तुम्हें इस बेईमानी या ईमानदारी भरे काम के लिए मिल कितना रहा? चिट्ठा, ये क्या कर रहे हो? बड़ी अजीब औरत है, हर बात तो बक करती रहती है, कुतिया। से बात करो। मालूम ही क्यों, उसके बिना भी तो काम चल सकता है। चिट्टा, वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। उसे खरीदना बहुत आसान है मरियम। तो सोचो, इब्राहिम कैसे मरेगा? सिंपल सॉलोमन, कार एक्सीडेंट। बढ़िया आइडिया। हम टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे, और वैसे भी अपनी टैक्सी खर्चा ज्यादा मांग रही है। इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा अलग से। लेकिन लाश तो इब्राहिम सर की नहीं होगी। इसलिए गाड़ी को चला दें, लाश का पता ही नहीं चलेगा। पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक जिंदा आदमी को गाड़ी में डालकर मारना मुश्किल होगा। उसे बेहोश कर देंगे? नहीं, बेहोश नहीं, मुर्दा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मारेंगे कैसे? पिस्टल? नहीं, ईथर पिला देंगे। सॉलोमन, ईथर इज अ साइलेंट किलर। लेकिन इब्राहिम जैसा आदमी मिलेगा कहां?
हीरोइन का पति महेश के जुड़वा के साथ में कुछ प्रॉब्लम। ये लाइन प्रोड्यूसर को बहुत फंटास्टिक लगा। आप दोनों अंडरग्राउंड माफिया का लोग, हीरोइन को पता नहीं लेकिन महेश को सस्पिशन। आप हीरोइन गिल्टी कि मरने से पहले अपने हस्बैंड को बताया नहीं। ए देवदास, कब आया? गल्फ में बहुत मनी बनाया। हाँ? ये देवदास शेख लोग अमीर बना दिया इसको। मैंने बोला फिल्म बनाओ, कहता नो मनी। स्टोरी बोला फ्लॉप स्टोरी। ये शेख लोग पैसे के साथ साथ थोड़ा अकल भी देता तो। एक फोन करने का बोले रोजा नहीं है। गुड न्यूज। इडियट। प्रोड्यूसर को स्टोरी फंटास्टिक लगा। अपने आप को फिल्म डायरेक्टर समझता है। अगले हफ्ते साइनिंग अमाउंट, फिर ब्लॉकबस्टर, फिर अवार्ड ही अवार्ड। फिर अपन कर्जा लेगा नहीं, कर्जा देगा। क्या कहते हो? अगर ये गायब हो जाए तो? बहुत लोग हैं इधर। मैं आधे घंटे में आता। ओके चलो चलो दे दस। हम दोबारा हाईवे पर निकले। मीलों तक गाड़ी चलती चली गई, कोई भी नहीं दिखा। जो कोई भी दिखा हो उसकी शक्ल इब्राहिम से नहीं मिलती थी। फिर इब्राहिम ने कहा कि छोड़ो जाने दो। तभी अचानक अजीब बात हुई। जल्दी खत्म करो अपनी कहानी। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और जब हम लोग टी स्टॉल के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा हम लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। वो आदमी सोजन मैथ्यू था। देवदास इधर तैयार है? वो आज बस का स्ट्राइक। मैं लिफ्ट नहीं देता, जमाना बड़ा खराब, लेकिन आप तो अपने ही लोग है ना देवदास। थैंक्स फॉर द लिफ्ट। और मेरा स्टोरी सुने ढाबे में पता है। मैं हीरोइन महेश से मैरिज किया। महेश का एक जुड़वा मेले में बिछड़ गया। हाँ, प्रोड्यूसर बोला सोजन फंटास्टिक स्टोरी। ड्रिंक बनाना देवदास। नहीं नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। पियो, तुम्हारे फिल्म की खुशी में। फिल्म सिल्वर जुबली हो जाएगा तो सबको पिलाएगा। नो नो ना। देवदास उसे पिलाने की कोशिश करता रहा। सोजन पी नहीं रहा था। देवदास को गुस्सा आ गया। उसने जबरदस्ती सोजन को ईथर मिली इसकी पिला दी। फिर हम लोगों ने उसके कपड़े बदले और टैक्सी को एकांत में ले गए और इब्राहिम ने उसे चला दिया। तो लाश इब्राहिम की नहीं थी, सोजन की थी। बेचारा सोजन। झूठ है, सब झूठ है। मैंने सोजन को नहीं मारा। तो किससे मारा तूने? सोलोमन ने सर को मारा था। उसने कहा कि तेरा सर मर चुका है। अगर इब्राहिम सर जिंदा होते तो मरियम मैडम को जरूर कांटेक्ट करते। सोलोमन ने ही मुझे खुद बताया कि इब्राहिम साहब मारा गया है, इसलिए तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें कि वो लाश सोजन की थी? बाहर वो जो लेडी बैठी जो अपने पति का रोना रो रही है, उससे उसके पति का नाम पूछिए। साहब कितनी बार पूछेगा उसका नाम? हम कितनी बार बताएंगी? हमने बताया है हमारे मिसिंग हस्बैंड का नाम है सोजन मैथ्यूज। सोजन, SOJAN, सोजन। सिंगल कमरा चाहिए। नाम? सोजन मैथ्यूज। यस, वो JAN, सोजन।
जाके लेफ्ट में आकर कम राधा जी का था। पेपर में पढ़ा, एलसी के पास वाला एक्सीडेंट बहुत कंफ्यूजन है। कहते वो एक्सीडेंट नहीं था, मर्डर था। कोई दूसरा मर गया, वो जिंदा है। कुछ इंश्योरेंस का मामला है। क्या आप बता सकते हैं कि 24 तारीख को सोजन मैथ्यूज ने आपको कहां से फोन किया था? साहब, किसी बस स्टॉप से किया होगा। मैं पता नहीं साहब कहां से। सुना है गायब होना उसकी पुरानी आदत है। पहले ऑलवेज हमें फोन करता था साहब, हमको बता के जाता था। पर वो इस तरह से गायब क्यों होता रहता है? साहब, हमने उसको बहुत समझाया। हमने उसको बोला कि फिल्म का चक्कर छोड़े। उस पर बहुत लोगों का पैसा उधारी था साहब। अब कर्जदार उसको तंग करता था तो वो गायब हो गया साहब। किसी जॉर्ज अब्राहम से कभी पैसा उधार लिया है? मैंने हम किसी जॉर्ज अब्राहम को नहीं जानता है। एक रिपोर्ट लिखवानी है। आप जॉर्ज अब्राहम? मेरे पति, मैं मरियम। पंजाब, हमारे हस्बैंड का क्या होगा साहब? एक मिनट। सोलोमन ने मेरे हस्बैंड का बुलाया है, एफआईआर दर्ज करवाना है। पंजाब, हम इधर कब तक वेट करेगा साहब? सुबह से बैठे हैं। आप थोड़ी देर और रुकिए प्लीज। लेकिन सोलोमन तो कहता है कि जॉर्ज अभी जिंदा है और ये सारा ड्रामा उसी ने क्रिएट किया है, और आप भी उस ड्रामे का एक कैरेक्टर हैं। आप सोलोमन का विश्वास कैसे कर सकते हैं? बचने के लिए वो कोई भी कहानी बना सकता है। पहले उसने इब्राहिम सर के प्लान का फायदा उठाया और अब मैंने तो इब्राहिम सर से पहले ही कहा था कि यह प्लान ठीक नहीं है। फिर भी तूने उसका साथ दिया, सोजन को मार डाला। मैंने सोजन को नहीं मारा है। मैं तो गाड़ी में आगे बैठा हुआ था इब्राहिम सर के साथ। सोलोमन पीछे बैठा था, सोजन भी उसी के साथ बैठ गया। उसी ने सोजन को ड्रिंक पिलाया, उसी ने सोजन को मारा। उसके बाद हम लाश को इब्राहिम सर के घर ले गए। कभी माफ नहीं करेगा। चुप करो। ये सब क्या लाला तुमने? ये लेक्चरबाजी का टाइम नहीं है मरियम। दे रही हूँ मैं। किसी तरह बोलती रहेगी तो मरियम कैसे करेंगे? हमारा बेटा आउट हो चुका है। रहेगी आपको अब ये पूरी तरह हमारा नहीं है, सांसें चल रही है इसकी। पूरी गिनेगा क्या? सांस चल रही है तो बंद हो जाएगी। चल बाहर चल, मुझे इब्राहिम से बात करनी है। चल चल चल। हम लोगों ने बराबर का खतरा उठाया है, इसलिए हिस्सा भी बराबर बराबर होना चाहिए। बस बंद कर, लाश गाड़ी में डाल। मैं तुम्हारा स्लेव नहीं हूं, क्या बोलते हो? 50-50। काम पहले, काम बाद में। 15 लाख। मरियम, अंगूठी, छठा की अंगूठी पहनाओ इसे। मरियम, अब हम कुछ दिनों के लिए मिलेंगे नहीं। तुम्हें मालूम है ना तुम्हें क्या करना है? वो इंश्योरेंस पेपर साइन करके क्लेम फाइल कर देना और वो चिट्ठी अबू धाबी मिस्टर डिसो को भेज देना। चिट्ठी मत जाओ प्लीज। मेरा दिल कहता मत जाओ। मरियम, मरियम हिम्मत रखो, कुछ दिनों के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे वकील नायर से मिल लेना। वो दोनों कर लेंगे ना बाकी का काम। सोलोमन को मैं ट्रस्ट नहीं करती। ट्रस्ट नहीं करती इसलिए तो मुझे जाना जरूरी है। तो क्या सोचा तुमने? 2 लाख। एक जान तो मैं ली, एक जान की कीमत 2 लाख और दूसरी जान 30 लाख। सोलोमन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम धोखा नहीं दे सकते। 30 लाख के लिए तो मैं सबसे पहले तेरी जान लूंगा। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, पहले काम खत्म करो।
चलो मैं भी तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पहले काम खत्म करते हैं। वेट सोलमन। देवदास, तुम यहाँ रुको और संभालो। हो सके तो यहाँ किसी को भटकने नहीं देना। हमारे वापस आने तक वेट करना, फिर आगे प्लान करते हैं, ठीक है? हाँ। एक विस्की हो जाए। इतना अंधेरा था कि मुझे दूर जलती आग के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैं वहीं वेट करता रहा, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मैं बहुत थक गया था, डर भी लग रहा था। वापस इब्राहिम सर के घर लौटा तो देखा सोलोमन वहां पहले से पहुंचा हुआ है और इब्राहिम सर नहीं। मैंने देखा सोलोमन के हाथ बुरी तरह से जले हुए हैं। उसने मुझे बताया कि उसने इब्राहिम सर को मार डाला है और मुझे भी मार डालेगा अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो। उसने कहा इंश्योरेंस के कागज में से मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसने मरियम मैडम से इंश्योरेंस के कागज पर साइन कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरियम मैडम नहीं मानी। मरियम मैडम को विश्वास था कि इब्राहिम सर उसे जरूर कांटेक्ट करेगा। वो लाश इब्राहिम की थी और सोजन? मालूम नहीं, यह हो सकता है सोजन अभी जिंदा हो। इंस्पेक्टर इस्माइल की उलझन बढ़ती जा रही थी। अब उसके सामने एक ही रास्ता था। पहचान के लिए उसने लाश को निकालने का फैसला किया। साथ ही उसने देवदास, सोलोमन और मरियम को साजिश और कत्ल के जुर्म में हिरासत में ले लिया। निकाली गई लाश पर से उसे एक अंगूठी मिली। लेकिन पहले आपसे और क्या बात? साहब सोजन का है साहब। आप बैठिए प्लीज बैठिए। सोजन का है। देखिए, आप पानी पीजिए। एक बैड न्यूज है। देखिए, शायद सोजन मर चुका है या उसको किसी ने मार दिया है। पहले तुम बोला कि तुम उसको ढूंढेगा, अभी जब नहीं मिला तो तुम कहते हैं कि वो मर गया। देखिए, और साहब, हमारे सोजन को कोई क्यों मारेगा? देखिए, लाश किसी की भी हो सकती है, शायद इनके पति की। आप दोनों ही बता सकती हैं। लाश बहुत बुरी तरह जल चुकी है, पहचान में नहीं आ रही है। बस सिर्फ एक अंगूठी मिली है, उसी से पता चल सकता है कि लाश किसकी है। रंगेचंद, ये अंगूठी किसकी है? सोजन। पर साहब, वो आपको बोला कि वो हाफ एन आवर में आता है। ये अंगूठी किसकी है? जॉर्ज ने आदमी से अंगूठी बदल ली थी। अगेन जॉर्ज, ये बार बार जॉर्ज का आता है। मैन, हमको नहीं पता ये जॉर्ज कौन है, हमको बताओ। हमारा सोजन का हिसाब। एनी को अभी भी विश्वास था कि उसका सोजन जिंदा है। लाश को एक बार फिर दफनाया गया, लेकिन अब उसकी कब्र बेनाम थी। केरला पुलिस ने मरियम, सोलोमन और देवदास के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज किया और अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में ले लिया। इधर मरियम ने जॉर्ज के वकील नायर को कांटेक्ट किया, तो उधर सोलोमन ने मरियम और देवदास से एक बार मिलने की स्पेशल परमिशन मांगी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम हो ही झूठे, बचपन से हमेशा झूठ बोला। अरे अपने गॉडफादर को धोखा दिया तुमने। अंगूठी देखकर भी मैं मानूं कि वो जिंदा है। चेची, तुम जॉर्ज को मुझसे ज्यादा जानती हो। वो इतनी महंगी डायमंड रिंग यूं ही नहीं खो जाने देता। उसने वो अंगूठी वापस ले ली थी। झूठ, फिर झूठ। तुमने खुद मुझे उस रात कहा था कि जॉर्ज मर गया है। मुझसे भी। यार सोलोमन, अब ये खेल खेलना बंद करो। खेल मैं पहले खेलना चाहता था। मैंने सोचा था कि इंश्योरेंस का पैसा मिलते ही मैं चेची को मार डालूंगा,
उसके बाद फिर ये सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ मेरा होगा। तुम्हें जीसस कभी माफ नहीं करेगा। बस बस बस, आपस में लड़ोगे तो सब मरोगे। अरे यहां से बच निकले तो सारी जिंदगी पड़ी है झगड़ा करने के लिए। देवदास, तुम्हें कैसे पता चला कि सोलोमन ने इब्राहिम को ही जलाया? उस रात बहुत अंधेरा था। कुछ दिन वेट करो, जॉर्ज हमसे कांटेक्ट करेगा। तुम चुप करो। मुझे पूरा विश्वास है। अदालत विश्वास नहीं, सबूत मांगती है, और हमें तो अभी इस सबूत को भी साबित करना है कि लाश किसकी है। सोचन की है। मुझे मालूम है वो चट्टा की लाश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम चट्टा के कहने पे ये सब कर रही हो? अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस किया तो? डबल क्रॉस? डबल क्रॉस तो तुमने किया है। तुमने चट्टा को मारा है। एक मिनट, अगर दोनों में से कोई भी मरा ना तो फिर लाश किसकी? एग्जैक्टली। अगर हम अदालत में यह साबित कर दें कि दोनों में से लाश किसी की नहीं है, मतलब ये कि यह साबित करने की कोशिश करें कि शायद दोनों जिंदा हों, तो शायद तुम तीनों बच सको। लेकिन इसके लिए सोलोमन को यह कहना होगा कि लाश सोजन की नहीं है, और मरियम को यह कहना होगा कि लाश इब्राहिम की नहीं है। पत्रकारों ने इस केस में काफी दिलचस्पी दिखाई। इब्राहिम जिंदा है या नहीं, उस वक्त का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। इस बीच मामला सेशंस कोर्ट पहुंचा, जहां यह बड़ी आसानी से साबित हो गया कि इब्राहिम ने यह मौत का खेल रचा था। जिस आदमी से 10 लीटर पेट्रोल खरीदा गया और जिस लैब टेक्नीशियन से ईथर लिया गया, दोनों ने देवदास और सोलोमन की पहचान की। लेकिन अभी भी सवाल बाकी था, आखिर कत्ल किसका हुआ? जॉर्ज अब्राहम इस बात को अच्छी तरह जान चुका था कि अगर वो नौकरी में रहते हुए मरेगा तो उसकी कंपनी उसे 20 लाख रुपए का हर्जाना देगी, और उसके ऊपर 10 लाख रुपए का उसका लाइफ इंश्योरेंस। योर ऑनर, इतनी बड़ी रकम के आगे उसे अपनी मौत अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती नजर आने लगी, और इस रकम को हासिल करने के लिए उसने अपनी ही मौत का एक भयानक खेल खेला। एक बेकसूर को अपनी लालच का शिकार बनाया, उसे बेरहमी से कत्ल किया, और फिर यह साबित करने की कोशिश की कि वो लाश उसकी अपनी यानी जॉर्ज अब्राहम की है। और इस घिनौने खेल में सोलोमन, देवदास और मरियम ने उसकी मदद की। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अभी कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह भी साबित नहीं हुआ है कि जो लाश पुलिस को मिली वो उस आदमी की थी जिसे प्रोसिक्यूशन लॉयर जॉर्ज अब्राहम का शिकार बता रहे हैं। सबूत है योर ऑनर, उस आदमी की पत्नी एनी मैथ्यूज ने उस अंगूठी को जो लाश पर से मिली है पहचाना है। वो अंगूठी सोजन मैथ्यूज की ही है। योर ऑनर, एक अंगूठी जो बुरी तरह से जल चुकी थी उसे हम सबूत कैसे मान सकते हैं? और फिर ऐसी अंगूठियां तो आम हैं, खुद प्रोसिक्यूशन लॉयर ऐसी ही एक अंगूठी पहनते हैं। क्या आप अपनी अंगूठी जज साहब को दिखाएंगे? योर ऑनर, हमारे पास लैब रिपोर्ट भी मौजूद है। लाश को खोद कर निकाला गया है और उसको सोजन मैथ्यूज की तस्वीर के साथ सुपर इंपोज किया गया है, और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। योर ऑनर, उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि लाश का जबड़ा और स्कल कैप बुरी तरह से जल चुके हैं, इसीलिए पूरी तरह से सुपर इंपोजिशन मुमकिन नहीं था। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट साफ कहती है कि मौत ईथर से हुई है। सोजन को ईथर पिलाया गया था। लेकिन इससे यह कहां साबित हुआ कि लाश सोजन की थी? ईथर तो किसी को भी पिलाया जा सकता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन लॉयर अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। ना तो यह साबित कर पाए हैं कि वो लाश सोजन की थी, और ना यह साबित कर पा रहे हैं कि वो लाश अब्राहम की नहीं थी। क्योंकि यह जानना मुश्किल हो रहा है कि मरने वाला कौन था। यह अदालत पुलिस को आदेश देती है कि वो अपनी तहकीकात जारी रखे, ताकि अदालत ये जल्द से जल्द जान सके कि सोजन और अब्राहिम में से कौन जिंदा है और कौन नहीं। सॉरी, तुम्हारा हस्बैंड जिंदा है, और हमको मालूम हमारा सोजन जिंदा है। जिंदा है तो आता क्यों नहीं? तुम्हारा हस्बैंड क्यों नहीं आता? ऐसा शायद ही कभी होता है कि जब केस अदालत में हो और पुलिस से दोबारा तहकीकात कराई जाए। ये पता लगाने के लिए कि दोनों में से कौन जिंदा है, पुलिस ने देश भर में छानबीन शुरू कर दी। जा रहे हो साहब? आप इतने दिन से यहाँ,
आदत पड़ गया आपको। 3,400 रुपए। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? बाहर जाके लेफ्ट, थोड़ी दूर। तुम यहाँ के मैनेजर हो? हाँ। इन दोनों में से किसी को पहचानते हो? हाँ। तुम्हारे टूरिस्ट लॉज में जो आदमी ठहरा था, क्या नाम बताया था उसने अपना? सोजन मैथ्यूज। देखो इन दोनों में से है कोई वो? कौन? ये वाला। योर ऑनर, अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि जॉर्ज अब्राहम जिंदा है और सोजन मैथ्यूज मर चुका है, और उसे अब्राहम, सॉलोमन और देवदास ने बहुत बेदर्दी से कत्ल किया, और इस संगीन जुर्म में मरियम ने उसका साथ दिया। योर ऑनर, इससे सिर्फ यह साबित होता है कि अब्राहम जिंदा है। यह साबित अभी तक नहीं हुआ कि सोजन मर चुका है। आईपीसी की धारा 302 के मुताबिक कत्ल के केस में यह जरूरी नहीं है कि मरे हुए इंसान की शिनाख्त, जरूरत इस बात की है कि जुर्म साबित है। अदालत का यह मानना है कि सोलोमन और देवदास ने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया, लिहाजा यह अदालत उन दोनों को उम्र कैद की सजा दी। मरियम का हाथ इस जुर्म में साबित नहीं हुआ, लिहाजा यह अदालत उसे बरी कर। जब भी जॉर्ज इब्राहिम पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ नए सिरे से कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस ने इब्राहिम के सिर 2 लाख का इनाम रखा। मरियम के घर की तलाशी में उन्हें जॉर्ज इब्राहिम के लिखे तमाम खत मिले। इन खतों से पता चला कि पिछले 1 साल से जॉर्ज इब्राहिम एलएपी में ही था, जबकि पुलिस उसे देश भर में तलाश कर रही थी। हेलो कृष्ण नायर। जॉर्ज इब्राहिम। इब्राहिम? अरे कहाँ हो तुम? बॉम्बे में। इब्राहिम, तुम्हें पता है तुम्हारे सर पर 2 लाख का रिवॉर्ड है, और देवदास और सोलोमन। वो छोड़ो नायर, अगर मैं अपने आप को सरेंडर कर दूं तो क्या तुम मुझे बचा पाओगे? जस्ट गिव मी हाफ एन आवर। एक काम करो, तुम मुझे आधे घंटे में फोन करो। स्माइल। हाँ, मैं कृष्ण नायर। अब्राहम ने मुझे फोन किया है, वो बॉम्बे में है। इब्राहिम जैसे दिखने वाले और इब्राहिम नाम के काफी लोगों को पकड़ा गया, लेकिन जॉर्ज इब्राहिम को कभी नहीं। कहा जाता है कि असली जॉर्ज इब्राहिम को एक बार किसी और सिलसिले में पकड़ा, लेकिन छोड़ दिया क्योंकि वो पहचाना नहीं गया। आज भारत के हर नागरिक को जॉर्ज इब्राहिम को गिरफ्तार करने का हक है। सोलोमन और देवदास आज भी जेल में सजा काट रहे हैं, और 1999 के अंत में उनकी सजा खत्म होगी। मरियम इसके बाद वापस अबू धाबी चली गई। कहा जाता है कि इब्राहिम आज भी उससे संपर्क करता है। तीरथ बीजी नहीं रही, 2 तारीख को चौथा है। तुम सोच रही होगी जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो किस हक से बुला रहा हूं। शायद, मुझे भी नहीं पता। ठाकुर। लगी तुम्हें? की नाम? राजू। और आपका? तीरथ। तीरथ? ये कैसा नाम है? पुराने जमाने में ऐसे ही नाम होते थे। किधर जा रहे हो? करतारपुर, नानी के पास। और आप? मैं भी करतारपुर। आपकी भी नानी वहाँ रहती है? नहीं, मेरे पति वहाँ रहते हैं। अच्छा, की नाम है? ठाकुर राम प्रसाद। ओह, लाजो, तंग मत कर, पीछे आ।
रानी, बाबूजी लस्सी वास्ते बर्फ ले आए हैं? दीदी, एक दिन तो काम की फिक्र छोड़ के अपनी फिक्र कर लिया कर। दीदी, आप खुश तो हो ना? क्यों? क्योंकि ना तो आपकी नाराजगी का पता चलता है और ना ही खुशी का। और फिर बाबूजी ने भी हाँ करने से पहले आपसे ठीक से पूछा नहीं। मेरे को तो बस यही फिक्र लगी है कि मेरे ब्याह के बाद तुम लोगों का ख्याल किसने रखना है। दीदी, कभी अपनी भी फिक्र कर लिया कर। और मेरी क्या फिक्र है? इतने अच्छे लोग हैं, ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा। माँ बेटे 2 जने हैं। इतने सालों बाद माँ का प्यार मिलना है मुझे। ओहो, ब्याह हुआ नहीं कि पहले ही गुनगाने लगी। रानी, लोग तो बेटियों से नौकरियां नहीं करवाते, मैं तो फिर बहू हूँ। उन्हें नौकरी करने से कोई एतराज नहीं। इस बात से भी एतराज नहीं कि सारी तनख्वाह मैंने घर भेजनी है। सच बताऊं रानी, तो मैंने तो ब्याह का सोचा भी नहीं था। इतना अच्छा आदमी मिलेगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रानी, इसको अंदर रख दे। तीरथ पुत्र, एक सौदा पत्ता दे। जी पैसे तो मैंने हिसाब से दिए थे, फिर 100 रुपए। समझा कर पुत्र, समझा कर। भाई कुड़ी दी सगाई दा मामला है, 2 साल गला तार करना बस। और जी आज के दिन तो रहने दो, ससुराल वालों को पता लगेगा तो क्या बोलेंगे। और कमाई का मतलब ये नहीं कि प्यो नु जो मर्जी आ कह दो। और जी कमाई तो आप भी कर सकते हो। मैं नहीं करनी तेरे स्कूल के लाइब्रेरी में किसी चपरासी की नौकरी। वो कोई मेरे लायक पोस्ट है? छड़ परा। और जी रानी की तो कुछ फिक्र करो, सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हो। तेरी कमाई जी घर दा खर्चा चला लेना है। जैसे ग्रंथ साहब के पास पढ़े। आनंदपुर साहब के एक सरकारी स्कूल में टीचर तीरथ चंद की तनख्वाह पर पूरा परिवार चलता था। उसके बेरोजगार पिता मनोहर चंद ने बिरादरी के दबाव में आकर तीरथ की शादी करतारपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार के लड़के ठाकुर राम प्रसाद से यह सोचकर तय की कि तीरथ की तनख्वाह शादी के बाद भी उसे शराब और जुए के लिए मिलती रहेगी। मनोहर ने लड़के वालों को यह झूठा भरोसा भी दिलाया कि शादी के बाद तीरथ नौकरी छोड़कर सिर्फ घर संभालेगी। ले पुत्र ठाकुर, तेरी मर्जी दी कुड़ी ले आई आ। पढ़ी लिखी चाहना सी ना, सूरत ऐसी कि तू ढूंढा ते ना मिलदी। माँ जी, सियाने कहते ने सूरत पे नहीं सीरत पे जाओ। क्यों जी, मैं ठीक बोलिया कि नहीं? चल चल ओनू ना छेड़, शगन दे के आ। हुन तू आ गई है पुत्र, बैसाखी धूमधाम नाल मनावांगी। तेरा घर है, हुन तू संभाल। ना अभी जी, करते पहले थोड़ा है। पता नहीं मैं बैसाखी ते होवा ना होवा। स्कूलों बस 2 महीने की छुट्टियां मिलियां ना। 2 महीने स्कूल दी छुट्टी? अच्छा पुत्र, संतोष बहन जी, इंतजाम इसको एक कमी तो नहीं रहेगी। ओ सब तो ठीक है, पर एक गल करनी सी। पूछो ना पूछो। और तुसी कह रहे सी कि ब्याह दे बाद नू नौकरी छड़ देगी, पर वो कोई 2 महीने दी छुट्टी दी गल कर रही थी। ओहो, 2 महीने दी होए या 5 महीने दी छुट्टी होए, की फर्क पैंदा है जदों उन्हें नौकरी तो छड़ ही देनी है। संतोष बहन जी, तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। सुनो सुनो ना। हाँ बोलो। आप खुश तो हो ना? हाँ। पता है, मैं कभी सोचा भी नहीं सी तुहाडे नाल इतना इतना क्या? ना सुकून मिलेगा। रानी पैदा हुई
ते मां गुजर गई। मैं 9-10 साल दी सी। भाऊजी ने तो कुछ करना नहीं। मैं घर घर जाना, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करना, घर संभालना, खुद पढ़ना, रानी नू संभालना। तीरथ, तब मैं सोच लिया किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कमजोर नहीं बनना। फिर जब मेरे स्कूल टीचर की नौकरी लगी तो मैंने लग गया आज तो वर्ड की कोई बड़ी खुशी नहीं हो सकती, पर सबसे बड़ी खुशी तो आप हो। जी मैं 30 साल बहुत खुश हाँ। लोग जो कहें कह दो, की फर्क पैंदा है? मैनू पैंदा है। नू तो नौकरी करवाएगा, पिंड विच नक कट जाएगी। सब कहते ने शराबी बाप कुड़ी दी कमाई खांदा है, वो कितना नौकरी छड़ देगी। तुसी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। ओ पुत्र की संभाल लेगा? पिछली फसल ते बर्बाद हो गई। एक नहीं दो नहीं 60,000 का कर्जा हैगा। तू घर चलाएगा कि कर्जा चुकाएगा, या फिर वो शराबी बाप का खर्चा उठाएगा? जी बहुत हो चुका है। मैं क्या मास्टर रानी जी अंदर आ जाओ। जी की? हाँ जी, ये मजाक नहीं है। तो सीधे मास्टर रानी हो, बिना पूछे अंदर आ गया था बोलना ठाकुर राम प्रसाद कान पकड़ो। लो जी कान पकड़ लेता हूं। मैंने तो आपको क्लास के अंदर ही नहीं आने देना है जी। तो फिर क्लास से बाहर निकाल देना, मगर दिल से मत निकालना जी। पता ही लोकी की कहंदे ने, साडा मखौल बनांदे ने। कहंदे ने जनानी ते दूसरे शहर नौकरी कर दिया ते घर वाला इत्थे रहिंदा आ। मां लोगों की गल छड़, मैं 30 नाल गल कीती है, वो अनंतपुर से करतारपुर ट्रांसफर करा लेगी। बस 2-4 महीने की गल है। रहन दे पुत्र रहन दे। जदों ब्याह होया सी ते प्यो कहंदा सी कि 6 महीने च नौकरी छड़ देगी। हुण कुड़ी कह रही है 6 महीने से ट्रांसफर करा लेगी। मेरे ते कान पक गए ने पिंड दी जनानियां दी गल सुन सुन के। जी मैं ट्रांसफर की अर्जी दे देती है। बस हुण तू ते रहन दे। बीजी थोड़ा परेशान है तो दिल ते ना ले, समझी? चल छेती कर, नहीं तो तेरी बस छूट जानी है। आप जी ने तो नहीं लगता ना कि मैं गलत कर रही हूँ? गलत तो तू कर ही रही है मेरे नाल। बनू अकेला छड़ के जा रही है। तीरथ वापस अपने शहर आनंदपुर साहब आ गई। जब तक करतारपुर ट्रांसफर हो तब तक के लिए उसने लंबी छुट्टी की एप्लीकेशन भेजी, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसकी एप्लीकेशन मंजूर होने में देरी हो रही थी। इस दौरान ठाकुर और उसके बीच बातचीत का सहारा बस पति थे। प्रिय तीरथ, ये मेरी जिंदगी का सबसे शानदार साल है। इसी साल तू मिली, हमारी शादी हुई। पता है पूरे पिंड में सबसे शानदार फसल हमारी निकली है। आज कोई कमी है तो बस तेरी। तू कब आ रही है? तेरा ठाकुर। आप बहुत याद आते हैं। मैं आपको इतना कुछ बताना चाहती हूँ। पता है स्कूल के एग्जाम पेपर बनाने के लिए मुझे चुना गया है। मैं इतनी खुश हूँ। बस एक कमी है, आप। जीजा जी कल आ रहे, वो कल आ रहे। दीदी, दीदी जीजा क्या है? बस रजनी, बाकी कल। आज खत्म कर लेंगे।
तो मैं कल रिवीजन कर लेंगी। रजनी में इंतजार चक्कर रोज देर हो रही है, मैं आज जल्दी कर जाना बेटा। मैं फेल हो गई थे, बाबूजी मेरी पढ़ाई छुड़ा के ब्याह करा देना मेरा। हाँ रजनी में मुरली वाले बाबा के दर्शन ले जाना है। ये जानते हुए भी कि ठाकुर बस 2 दिन के लिए आनंदपुर साहब आया था, तीरथ उस दिन घर जल्दी न पहुंच सकी। ठाकुर इस बात से खफा हो गया कि स्कूल से छुट्टी तो दूर, तीरथ ट्यूशन से भी 2 घंटे पहले नहीं आ सकी। हटो मैं कर लूं। तेरे पास टाइम कितने? वो रजनी का एग्जाम है ना परसों, ओदे बाबूजी आए। तुसी दसो मैं की करती। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ करना है मैंने ही करना है। काम से छुट्टी मैं लेकर आया, तुझसे तो 2 घंटे की छुट्टी भी नहीं ली गई है। ऐसा नहीं है। खैर छोड़, कल मुरली बाबा के मठ में जाने का टाइम है तेरे पास कि नहीं? वो कल सवेरे ना स्कूल में एग्जाम है, इस वजह। ठीक है, कल सुबह की बस से मैं वापस जा रहा हूं। अगर तू मिलना चाहे तो तू छुट्टी लेना, तू ही आना, और मैं दोबारा इस जगह नहीं आना। आप तो कल शाम को जा रहे थे। इस घटना के 2 महीने तक ठाकुर ने तीरथ के किसी खत का जवाब नहीं दिया। आखिरकार 5 दिन की छुट्टी लेकर तीरथ करतारपुर पहुंची, लेकिन उनके रिश्ते में अब दरार आ चुकी थी। जिंदी रह पुत्र, चंगा किता जे तू बैसाखी ते आ गई। तू ठीक क्या बीजी, अब तू इत्थे ही रह। पिंड वाले 10 तरह दियां गल्लां करदे, सानू चंगा नहीं लगदा। अब देखो ना, असी पता नहीं की सुनिया सी, और इत्थे आके वेख्या तो दोनों तो मजे नाल है। भरजाई परसों तेरी ते ठाकुर दी साडे घर रोटी है, आना जरूर है। जी मैं तो कल सवेरे जा रही हूँ, मेरी छुट्टी खत्म हो गई ना। की गल है, तुसी इन्हें चुप क्यों? कुछ तो बोलो। मैं की बोला? तू छोड़ दी है जो मैं कुछ गल करा? विवेक तीरथ, मैं सोचा था इस तरह काम चल जाऊंगा। तू अनंतपुर थे और मैं थे, मगर पिंड वाले कहते ने कि ठाकुर मर्द नहीं है, वरना उसकी जनानी इन्नी दूर क्यों रही। हुण बहुत हो चुका है, अब ये नौकरी तू छड़ दे। घर दा किराया, रानी दी पढ़ाई, बाबूजी, मेरी तनख्वाह बगैर गुजारा नहीं चलना है। बस और थोड़े दिन निकाल है, फिर मेरा ट्रांसफर हो जाना है। ट्रांसफर ते तद होगा जब तू कोशिश करेगी। तो कोशिश तो मैं कर रही हूं ना जी। अच्छा ठीक है, मैं तेरे घर का खर्चा उठा लांगा बस। किवें? तुसी आपने इतना भारी कर्जा उठाया होया, और फिर मैनू लगना है तुसी मजबूर हो गए मदद करने वास्ते। अच्छा, जब तेनू ऐसा लगता है तो तू मेरे नाल काम कर, खेती का हिसाब किताब संभाल। तुहाडे नाल काम करके भी 2 घरां दा खर्चा नहीं चलना। मैनू लगना है बाबूजी, रानी, मैं फिर मोहताज हो गए। हाँ जी, मैं अपने घर वालों का ख्याल रख सकती हूँ। ठीक क्या तू उन्हां दा ख्याल रख सकती है, अपना ख्याल रख सकती है, तो मेरे नाल ब्याह करने की जरूरत किसी की? मैंने ब्याह किया है बीवी पाउण वास्ते, समझी? ते मैं हूं ना। 3 महीने बाद 3 दिन वास्ते। और दस, अब तू फैसला कर, नौकरी या मैं? बोल।
ठीक है, जा मर। ठाकुर की नाराजगी के बावजूद तीरथ को आनंदपुर साहब लौटना पड़ा क्योंकि उसकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। बाबूजी आज स्कूल से आने में देरी हो जाएगी, रोटी बना दी मैंने। पुत्र, ठाकुर की कोई खबर? इस तरह का काम नहीं चलना पुत्र जी, कुछ कर। भाई मेरी बात सुन रही है? ठीक है, मैंने नौकरी छोड़ के चले जाना है, आप अपना और रानी का इंतजाम कर लो। ये फालतू बकवास मत कर। की करा? भाई जब तेरी नहीं निभ रही तो तलाक छलाक ले ले। तलाक? जब तूने उठे जाना ही नहीं। जाना तो मैं चाह दिया बाबूजी, लेकिन जब उन्होंने घर से निकाला है वही लेने आएंगे। तेरी जिद में तेरी जिंदगी बर्बाद हो जानी। उसने लेने आने होता तो कब का आ गया तो तुझे लेने वाला। प्रिय ठाकुर, सुनो, मुझे यहाँ वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट मिल रही है, लेकिन मैंने ना लेने की सोची है, इस वास्ते कि पोस्टमैन। हाय। कहाँ है? कहाँ रे? कहाँ से? करतारपुर से। करतारपुर से? अच्छा। हाय रब्बा, रानी, जी दीदी, जी, जा बाबूजी को बुला। ओ पर गल की है, जा जल्दी। बाबूजी। पुत्र जी कितने चल दी? बाबूजी स्कूल से देना, छुट्टी दी एप्लीकेशन। कितने जान ली छुट्टी ली है? करतारपुर।